नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इधर एक बार फिर पाकिस्तान में जो कुछ अंदरूनी सिचुएशंस चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं, उनसे इन चर्चाओं को बल मिला है कि क्या आसिम मुनीर टेक ओवर करने जा रहे हैं। यानी कहाँ तो चर्चा ये चल रही थी कि वो आर्मी चीफ से अब हट जाएंगे क्योंकि फील्ड मार्शल बन गए हैं, और फील्ड मार्शल बनने के बाद ये एक ऑनरेरी पद माना जाता है। आप आजीवन एक हिस्सा रहते हैं सेना के, बिना रिटायर हुए। लेकिन एक वर्किंग आर्मी चीफ चाहिए होता है किसी भी देश की सेना को, पर वो आर्मी चीफ भी बने हुए हैं, फील्ड मार्शल भी बने हुए हैं, और अब सुन रहे हैं कि वो राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं। इसके लिए उनकी जो हाल की मुलाकातें और जो हाल की गतिविधियां हैं, उनको लेकर के अब ये कयासबाजी जरा जोर शोर से लगाई जाने लगी हैं। हम इस अहम मुद्दे पर बात करेंगे दो खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अश्वनी श्रीवास्तव, मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव, और लंदन से जुड़ रहे हैं मेरे साथ अमजद अय्यूब मिर्जा साहब। दोनों को जोड़ेंगे और दोनों ही पाकिस्तान के बारे में बहुत गहन जानकारी रखते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। नमस्ते मिर्जा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जब ये चर्चाएं चल रही हैं कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति बन सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, तो नंबर एक, जरदारी का क्या होगा? नंबर दो, वो अपनी मर्जी का प्रधानमंत्री लेकर के आएंगे, शहबाज शरीफ का क्या होगा? नंबर तीन, एक शख्सियत जिनसे इनके टकराव होते रहे, इमरान खान, जो इन दिनों जेल में है और 2024 दिसंबर से ही जेल में है, बल्कि उससे पहले से जेल में है, उनका क्या होगा? क्या ये माना जाए कि इमरान खान का सियासी अंत होने जा रहा है? जी मिर्जा साहब, आपको आवाज आई? जी जी, आ गई। अच्छा, मैं जी समझा शायद जनरल साहब से सवाल किया है। देखिए, बात यह है कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनको हमें नजर में रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि 2022 में जब से ये कमांडर बने हैं हाफिज आसिम मुनीर, उस वक्त से इन्होंने सिविल हुकूमतों के ऊपर जो है वो बहुत ही टाइट और स्ट्रिक्ट जो है ओवरसाइट रखी हुई है, नजर रखी हुई है। और दूसरा इसका पहलू जो है इनके कमांडर बनने के बाद जो हमारे सामने आया वो ये है कि इन्होंने पॉलिटिकल जो इनके राइवल्स हैं, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी जो है, उसको डिसमेंटल करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज किया है। इसके बाद जो आपको पता ही है, एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट बनी थी, फैसिलिटेशन काउंसिल, उसके अंदर भी इनका बहुत रोल अब बढ़ गया है कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ पे जा रही है, होगी, तो इकोनॉमी पे कंट्रोल और ज्यादा इनका गया होगा। इसलिए है कि अगर आप तो दो वर्डिक्ट भी आ रहा है कोर्ट्स से, वो मिलिट्री के इंटरेस्ट में आ रहा है। तो इस तरह से नजर तो ये आता है कि हर तरफ से जो है ये इन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो सकता उस तरह का जिस तरह के हम देखते हैं कि टैंक आ गए और फौज आ गई और सिविलियन हुकूमत को निकाल दिया। यहाँ पे स्लो मोशन में मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कू करने की तैयारी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो हवाले से जो इतना झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया टेलीविजन पे किया गया और ऐसे जश्न की इसी सूरत हाल पैदा की गई, वो सारा इसी का है कि जी ये जबरदस्त कमांडर है पाकिस्तान मिलिट्री के और पता नहीं क्या आफत आने लगी थी जिससे इन्होंने बचा लिया। क्या फायदा पहुंचता है मिलिट्री को उसमें, जाहिर है
एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी पाकिस्तान आर्मी को मुयसर आ जाएगी, लेकिन वो बड़ी शॉर्ट टर्म होगी, क्योंकि हर रोज़ की बुनियाद पे खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तानी मकबूजा अफ़गानिस्तान है और जो मकबूजा बलूचिस्तान है, वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौजियों को बहुत मार पड़ रही है। और मुझे वहाँ से जो इतलाएँ आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बहुत घबराई हुई है। दूसरा फ़ौज को जो है वो ये है कि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी है और जुडिशरी में जो ये कर रहे हैं और पॉलिटिकली जो कर रहे हैं, वो पॉलिसी की कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी इनकी, उसमें इनको कोई टेंशन नहीं है। तीसरा जो ये है, एक रीजनल लेवरेज है, वो चाइना के साथ और गल्फ कंट्रीज और आईएमएफ के साथ, कि भाई मिलिट्री जनरल ऊपर बैठा है तो स्टेबल है पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन इसके नुकसानात मेरा ख्याल है कि ज़्यादा है। पहला तो ये है कि आपकी डेमोक्रेटिक लेगेसी जो है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो आउट ऑफ द विंडो चली। दूसरा इसमें जो है वो इंटरनेशनल सैंक्शंस का खतरा पैदा हो जाता है कि वो इसको एक्सेप्ट ना करें। तीसरा इसमें सबसे बड़ा और अहम जो है नुक्ता वो ये है कि जो सिविल अनरेस्ट ऑलरेडी सिमर कर रही है पंजाब में और बॉयल कर रही है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, वो बहुत फैल सकती है। सिविल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है और उसमें इमरान खान पंजाब में काफ़ी मसाइल पैदा कर सकते हैं फ़ौज के लिए। और तीसरा ये है कि जो इन्वेस्टर हैं और जो लेंडर्स हैं वो खौफजदा भी हो सकते हैं। एक तरफ तो वो देख सकते हैं कि भाई शायद स्टेबल है लेकिन दूसरी तरफ वो खौफजदा होके विड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, या जो उन्होंने फ्यूचर प्लान किया है कि हम भाई 2026 में या 27 में या 28 में ये इन्वेस्ट करेंगे, वो होल्ड बैक उसको कर सकते हैं। और जो लेंडर्स हैं वो भी थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएंगे, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए ये डेवलपमेंट नहीं होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसा मैंने कहा, स्लो मोशन कॉन्स्टिट्यूशनल कू होगा। जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिर्जा साहब आपने दी हैं। सिवास सर, मैं ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तान से जो सूचनाएं आ रही हैं, एक बड़ा वर्ग है जो ये महसूस कर रहा है कि साहब पाकिस्तान युद्ध भी हारा है, भारत ने उसे बुरी तरह धोया है, उसके जो एयरबेस हैं वो भी ध्वस्त कर दिए, तबाह कर दिए, आतंकी ठिकाने भी तबाह कर दिए, बड़ी भारी बदनामी और बड़ी भारी जिल्लत पाकिस्तान को उठानी पड़ी है, अमेरिका की शरण में जाना पड़ा कि किसी तरीके से फेस सेविंग हो जाए। इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं ये पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कि युद्ध हारने के बाद भी एक तो आपने अपने आप को प्रमोशन दे लिया, आप फील्ड ऑफिसर बन गए, ऊपर से अब आपकी नीयत ये है कि व्हाइट हाउस में एक लंच क्या ले लिया राष्ट्रपति के साथ आपने, अब आप इस कंडीशन में खुद को महसूस कर रहे हैं कि अब आप सत्ता पर काबिज भी हो जाएं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप ही तय करें। तो ऐसे में सुन ये रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग है जो नाराज है आसिम मुनीर के तौर तरीकों से, सेना के तौर तरीकों से। और चूंकि इमरान खान जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो इनकी निजी खुन्नस की वजह से जेल में पड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर ये टेक ओवर करते भी हैं तो कितने अलोकप्रिय या कितने लोकप्रिय राष्ट्रपति साबित होंगे? हाँ बिल्कुल। देखो चौधरी साहब, एक बार हमें ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। ये जो 78 साल के टाइम में करीब के 33 से 35 साल फौज ने रूल किया है। और जब भी फौज ने रूल किया है, चाहे आप याह्या खान में ले लें या उससे पहले अयूब खान हैं, उसके बाद ज़ियाउल हक हैं और फिर जनरल मुशर्रफ हैं, उस जैसे जब भी फौज वहाँ पर आई है तो फौज पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आई है, तो हरदम बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन रहे हैं। अब बात आती है कि अब ये जो सारी की सारी बातें हो रही हैं, क्या कोई कू हो सकता है? देखो, एक ये बात समझनी पड़ेगी, फौज ने एक चीज समझनी है कि अगर वो डायरेक्ट रूल करते हैं तो वो डायरेक्ट रूल करने में सक्सेसफुल नहीं रहते और अंत में उनको छोड़ना पड़ता है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अब उनको एक ट्रिक आके एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आप एक मुखड़ा आगे रखें सिविल गवर्नमेंट का, और पीछे से पावर तो फौज के पास है, डिफेंस की उसके पास है, फॉरेन अफेयर्स की उसके पास है। आज सबसे बड़ा पावरफुल अगर कोई लीडर या कमांडर है पाकिस्तान में, वो जनरल आसिम मुनीर है, जिसको फील्ड मार्शल बना दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो कि सबसे एक कहते हैं कि सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं वर्ल्ड के, वो एक आर्मी चीफ को बुला रहे हैं, एक ऐसे देश की जिसने फिलहाल में ही 4 दिन का जो है युद्ध हारा हुआ। तो ये सच्चाई है कि पावर जो है वहां पर असली में आर्मी के पास है। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, मगर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर इस्लामाबाद से नहीं बल्कि रावलपिंडी से होती है। मगर ये भी सच्चाई है कि ये रूमर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ये रूमर्स हैं क्या? फिर ये मिर्जा साहब ने बहुत अच्छा बोला कि ये एक कू नहीं होगा, जैसे पहले होता था, टेक ओवर कर लेती थी आर्मी और उसके बाद वो सिविल गवर्नमेंट को फेंक देते थे। अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम बदल दें, एक प्रेसिडेंट सिस्टम लाएं और आसिम मुनीर उसके प्रेसिडेंट बन जाएं और पावर जो है प्रेसिडेंट के पास हो, ना कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अभी जो उनके पास अडॉप्ट है, जो कि एक भारत जैसा सिस्टम बाय एंड लार्ज। अब ये बात आती है, अगर ये हो रहा है तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ऐसा कुछ पाकिस्तान में तो कोई ऐसी चीज तो हो नहीं रही जिससे ये आपको एक प्रकार से एक आपको मिले कि भाई ये होने वाला है। इसकी वजह एक ही है, इसकी वजह है अमेरिका। इसकी वजह अमेरिका इसलिए है कि अमेरिका जानता है कि भाई आज की तारीख में वहां पर सबसे पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान, और उसको जेल में बंद किया गया है। अमेरिका के इमरान खान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, इमरान खान मारने को तैयार नहीं है। आसिम मुनीर ने भी बोल दिया उसको कि भाई अगर आप कॉम्प्रोमाइज करो तो हो सकता है आपको जेल से निकाल के आने वाले टाइम में आपका पॉलिटिकल कैरियर भी देखें। वो मानने को तैयार नहीं। तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका का भी एक ब्लेसिंग है कि ये सारा सिस्टम ही पाकिस्तान का बदला जाए, क्योंकि एक फ्रंट लाइन स्टेट है पाकिस्तान अमेरिका के लिए। आप देखें कि जिस प्रकार से आसिम मुनीर को बुलाया गया था व्हाइट हाउस में एक प्रकार लंच के लिए, उसके बहुत बड़े मायने थे। क्या मायने थे कि उस समय अमेरिका के रिलेशन ईरान के साथ खराब थे, युद्ध होने वाला था। अगर युद्ध होता तो उसको एयर बेस चाहिए, उसको लॉजिस्टिक बेसिस चाहिए, उसको एयर स्पेस चाहिए, और अमेरिका फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान को हर बार इस्तेमाल करता रहा है। नो नेटो अलाई है। जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान में तो इन्होंने मुजाहिदीन क्रिएट किए थे अमेरिका के लिए। इसके बाद जब एक तालिबान के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट किया था तो जॉर्ज बुश ने कहा था आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो वो जब पाकिस्तान तालिबान का दोस्त था, यू टर्न करके अमेरिका के साथ मिल गया। तो पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको डॉलर चाहिए, उसको पैसा चाहिए। और अल जवारी जब अल कायदा का लीडर को मारा गया था काबुल में, तो ड्रोन कहां से उड़े थे? वो बलूचिस्तान से उड़े थे, पाकिस्तान से। तो मुझे लगता है कि ऐसे में कहीं ना कहीं ये अमेरिका का भी इशारा है कि अब उनको लगता है पाकिस्तान में एक पूरा सिस्टम ही चेंज किया जाए और आसिम मुनीर को पावर पे, क्योंकि वो समझते हैं कि आसिम मुनीर सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर है। क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी को देखें तो पीएमएलएन जो है, जो अभी रूल कर रही है, वो एक प्रकार से इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें जो मिली थी वो पीटीआई को मिली थी, और इमरान खान जेल में है और इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार हो सकता है, और ये मैं बिल्कुल मानता हूं ये कू नहीं होगा जैसे पहले होता था, ये टेक ओवर करें और सारा सिस्टम वही रहेगा कि एक प्रकार प्रेसिडेंट अगर आसिम मुनीर बन जाते हैं तो जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चेंज हो जाएगा, प्रेसिडेंट की पावर बढ़ जाएंगी, और तो ये एक होने की संभावना है। क्या इसके फायदे और नुकसान? देखो, फायदे तो ये सच्चाई है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि प्रो यूएस हो, क्योंकि उसको अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत हरदम रही है। अगर उसे ईरान पे सर्वेलेंस रखना है, अगर उसको अफगानिस्तान पे सर्वेलेंस रखना है, आईएसआईएस और अल कायदा पे सर्वेलेंस रखना है अफगानिस्तान में, उसको यकीन करना है कि चीन अपने
पैर ना जमाए अफगानिस्तान में, तब भी उसको पाकिस्तान की जरूरत है। अगर सोवियत यूनियन पे उसने सर्वनाश रखना है, तो जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान एक इतना इंपॉर्टेंट देश है अमेरिका के लिए, अमेरिका इसको नहीं छोड़ सकता। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में एक इशारा कर दिया है जब उन्होंने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें इस तरफ जा रही है। अच्छा, जो बात मिर्जा साहब की नुकसान क्या हो सकता है, देखो नुकसान हो यही सकता है कि डेमोक्रेसी की आप देखें कि एक एंड आ जाएगा, मगर यह सच्चाई है कि डेमोक्रेसी भी तो आज की तारीख में पाकिस्तान में चल नहीं रही। आज उसको 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है या आप जो फ्रीडम स्ट्रगल चली है बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ से, ऐसा लगता है सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी हो सकते हैं, ये भी कुछ पंडित बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित भारत जो है वो भारत में मिल सकते हैं। ऐसे में अगर ये चेंज ओवर करते हैं तो ये सोचते हो सकता है स्टेबिलिटी आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो कंट्रोल एक ही करेंगे। जो आसिम मुनीर हैं वो अभी भी कंट्रोल करें, मगर उसका कंट्रोल पावरफुल होगा और वो जो थ्रेट है इमरान खान की उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। मुझे लगता है ये चीज है। अब ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट की जो बात है, वो तो मुझे लगता है कि अभी भी इन्वेस्टमेंट तो वहां पर आ नहीं रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि जो इन्वेस्टर आए थे एमएनसी वो भी छोड़ के भागे। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनका जो कुछ करती थी एक्सपोर्ट, वो कहते हैं कि 27% से अब घट के 11% होगी, और इसी प्रकार से उनका जो रुपये बहुत गिर गया है, उसके बाद आपका उसका इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि ये खबरें जो आ रही हैं पाकिस्तान से, इसका कोई न कोई एक प्रकार मतलब है। अब आप बता रहे थे चौधरी साहब कि कहीं ना कहीं एक टपका है पाकिस्तान में जो कहता है कि शायद पाकिस्तान ने युद्ध में अच्छा नहीं किया है। देखो ये सबको पता है, वर्ल्ड कम्युनिटी को पता है कि पाकिस्तान ने लड़ाई में हार है और बहुत उसको ज्यादा चोट पड़ी है। मगर पाकिस्तान की एक चीज मान के चलो, वहां पर साइकोलॉजिकल वारफेयर, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन सुनने में यह आया है, आपको पता हो मिर्जा साहब और चौधरी साहब, कि उन्होंने कम से कम 1500 कंपनियां हायर कर ली थी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले। और कहीं ना कहीं अगर यूरोप के अंदर आप देखें वेस्टर्न जो मीडिया में, वो 10-15 दिन वो पाकिस्तान की राग गा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ वो झुकाव था। वो अलग बात है 10-15 दिन में जब हमने उनको सच्चाई पेश की, एविडेंस दिया, फिर धीरे धीरे उनका माइंड चेंज हुआ। तो ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सच्चाई नाम की चीज ही नहीं है, पाकिस्तान में झूठ बिकती है, और पाकिस्तान में जिस प्रकार से इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन किया है, उन्होंने एक प्रकार से आसिम मुनीर को हीरो दिखाया। ये कैसा देश है जो हारने के बाद भी अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना रहे, मगर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि चौधरी साहब जो हम सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और ये जो भी कार्रवाई होगी ये अमेरिका के साथ मिलके होगी, उनकी मर्जी से होगी, अकेला पाकिस्तान इसके ऊपर नहीं करेगा। चौधरी साहब बहुत ही अहम बातें आपने बताई हैं सिवाज सर। मिर्जा साहब, एक और पहलू है जिसकी तरफ आमतौर पर लोगों का दृष्टि जाती नहीं है, निगाह जाती नहीं है। अभी 2 दिन पहले अमेरिकी प्रशासन ने ये संकेत दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने जा रहे हैं। जी जी, बहुत तेज चर्चा थी कि आसिम मुनीर का इन्वॉल्वमेंट है, इनके परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का भी इन्वॉल्वमेंट है क्रिप्टो में, और एक ये भी रिश्ता दोनों के बीच में काम करता है। तो इसके चलते भी क्या डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन रहेगा, अमेरिका का समर्थन रहेगा आसिम मुनीर के साथ? देखिए मुझे तो ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी का इनकी पार्टनरशिप चलती है या नहीं चलती है, क्योंकि हो सकता है कोई जाकर डोनाल्ड ट्रंप को बता देगा कि तुम क्या इन ठगों के हाथ में कर रहे हो, ये तो खुद बहुत बड़े ठग हैं, तुम्हें भी ठग लेंगे। तो आई डोंट नो, लेकिन बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर है।
और इसका कोई नहीं है मसला। मैं उसी पे फोकस करना चाहता हूँ जो आपका आज का मुद्दा है, ये आसिम मुनीर की तरफ वापस लौटना चाहूँगा कि देखें इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या होंगे। अमेरिका ओपनली इसको कंडेम करेगा, लेकिन बैकडोर से फुल सपोर्ट देगा पाकिस्तान को। इंडिया मेरे नज़दीक वेट एंड सी की पॉलिसी पे चलेगा कि देखते हैं क्या होता है। इंडिया कभी भी नी जर्क रिएक्शन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं देता। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। श्रीलंका माजी का हमारे सामने है, हालिया बांग्लादेश हमारे सामने है, POJK हमारे सामने है। तो वो बड़े एक मैच्योर तरीके से फूंक फूंक के और वेट एंड सी की पॉलिसी पे चलते हैं। चाइना का जहाँ तक ताल्लुक है, चाइना तो छलांगे लगाएगा खुशी से, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि डंडे के जोर पे उनका CPEC जैसे भी है वो चले वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अब इसमें ये है कि हमें बहुत मोहतात होना है और हमें अपना फोकस जो है 2047 से हटने नहीं देना। ये हमारा असल जो है ना, वो हमारा ये है कि हम जैसे मैराथन दौड़ रहे हैं और बीच में ये ट्रैफिक आ जाती है तो इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, ऐसे करके हमें अपना फोकस रखना है, क्योंकि हमने 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनना है, दुनिया का कम से कम भी दूसरे नंबर का देश बनना है। मुझे तो आप अगर मतलब है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप इंडिया की तारीफ करने में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ते, मतलब है कि लंबी लंबी छोड़ देते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं लोग। तो मैं कोई लंबी लंबी नहीं छोड़ता, मैं हकायक की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन इकॉनमी इस वक्त 56 ट्रिलियन डॉलर के डेट की तरफ जा रही है। 56 ट्रिलियन डॉलर का डेट हो जाएगा इसका आने वाले सालों में। ये कलैप्स होती हुई इकॉनमी है। हमें आदत है ना कि जो चढ़ता सूरज होता है वो चढ़ा रहता है, जब तक हम उसकी पूजा करते रहते हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि ये सूरज कभी गुरूब भी होगा। तो ये अमेरिका का अगर सूरज गुरूब हो रहा है तो वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट इकॉनमी, क्या कहते हैं उसको, पहले नंबर की इकॉनमी। ऑलरेडी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो इस बात का सबूत है कि बाकी दुनिया की ग्रोथ रेट पीछे जा रही है, हमारी आगे जा रही है। जी जी। ये हमारे सामने है और हम इनको देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं और इनके साथ हम चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि 2047 तो बहुत दूर है, उससे बहुत पहले ही हो सकता है हम दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन जाएंगे। तो फिर समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उस वक्त तक नहीं रहा होगा यहाँ। जो अफगानिस्तान का इलाका है जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, ये अफगानिस्तान में वापस शामिल हो चुका होगा, बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा। तो यहाँ का जोग्राफिया उस वक्त तक बिल्कुल तब्दील हो चुका होगा। पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि अपने 100 साल पूरे करेगा। तो ये सारी सिचुएशन अगर हम देखें तो इसमें मुझे ये लगता है कि फौज को, जाहिर है ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करते हैं, हमसे बेहतर एनालाइज करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि फौज जो है उसको ये सारा कुछ पता है और वो लास्ट डिच एफर्ट कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान की फेडरेशन जो है उसको बचाया जाए, ताकि यहाँ के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यहाँ की जो लूट मार है और फिर जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जैसा जनरल साहब ने फरमाया, उसकी वजह से ये जो ब्लैकमेल करते हैं अमेरिका को और चाइना को और पैसा ऐंठते हैं, ये सारे वेस्टेड इंटरेस्ट मिला के, तो इसके बैकग्राउंड में मुझे लगता है कि ये जो सॉफ्ट स्लो मोशन कू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे ये सारे अवामिल हैं। जी चौधरी साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। सिवाज सर, आपसे भी और मिर्जा साहब से भी मैं एक सवाल करूंगा आखिर में। अभी आदियाला जेल में इमरान खान से उनकी बहन मिली थी और इमरान खान ने एक वीडियो दिया है उनको, जिसमें PTI के कार्यकर्ताओं नेताओं के नाम एक संदेश है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हाल के दिनों में उन पर भी और उनकी बीवी बुसरा पर भी तरह तरह के अत्याचार बढ़े हैं, उत्पीड़न बढ़े हैं जेल के भीतर। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम दोनों में से किसी को कुछ होता है, यानी हमारी हत्या होती है, तो इसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। एक तबका है पाकिस्तान में जो ये मानता है
कि आसिम मुनीर का एग्जिस्टेंस जो है वो इमरान खान के अंत पर है, उनके सियासी अंत पर है। क्या इस बात की आशंका है? भले ही इमरान खान पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय आज भी हों, पर क्या ये माना जाए कि उनकी जान को खतरा है? हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, मगर ये भी सच्चाई है कि अगर हम मानते हैं कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, वो पॉपुलर लीडर जेल में रह के पॉपुलर लीडर नहीं बन सकता, उसको बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने के लिए उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और इमरान खान इसको कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, ये तो सच्चाई है। और अब जितना भी आप पूरा इन्वायरमेंटल स्कैन करें पूरा पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि ये बात ज्यादा सूट करी अमेरिका को कि एक ऐसा वहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाए कि जो प्रो एक प्रकार से अमेरिका हो और अमेरिका की ज्यादा सुने, और एक ही वन पावर ऑफ सेंटर हो, ना कि एक सिविल मुखड़ा जो कि पीएमएलएन है, एक कमजोर गवर्नमेंट है और उसको काम तो कर रही है फौज, मगर वो एक प्रकार से बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि वाकई ये ऐसा हो सकता है कि आसिम मुनीर कि यूं तो सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हैं आज की तारीख में, जनरल हैं जिसके पास पावर फ्लो करती है, मगर एक ये कू की तरफ जो बात हो रही है, और ये सबसे ज्यादा नुकसान होगा इमरान खान के लिए। इमरान खान का अस्तित्व मिटा देंगे, क्योंकि एक बार आप जेल में हो गए, एक बार आर्मी का एक जनरल आसिम मुनीर अगर मान लो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट सिस्टम से ये चेंज कर देते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो आने वाले समय में दोबारा उठ सकते हैं, मगर पाकिस्तान में दोबारा कोई भी आ सकता है, ये हुआ है। अब सच्चाई यह है कि इससे सिचुएशन में फायदा किसको होगा? क्या चीन को इससे फायदा होगा? बहुत ठीक बताया, चीन को लगता है कि उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसने $62 बिलियन खर्च कर दिया, कहते हैं $10-15 बिलियन और लगा दिया, आज वो ठप पड़ा है। तो उसको पता है कि ये सिविल गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर जैसे हमले हो रहे हैं तो 35% ही ये सी पैक अभी तक बना है। अगर फौज वहां पर इनडायरेक्टली टेक ओवर करती है तो उनको लगता है कि ज्यादा फायदा है। दूसरा ये भी सच्चाई है कि फौज के आने के बाद जितने भी हथियार अभी चीन ने दिए थे, जैसे PL-15 दिया था उसने एयर टू एयर मिसाइल, उसके बाद HQ-9, HQ-15 एयर डिफेंस सिस्टम, JF-17, J-10C एयरक्राफ्ट, उनका टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जब 4 दिन की मुठभेड़ हुई भारत से, उनका इस्तेमाल किया। ये तो चीन के लिए बहुत ही अच्छी बात है, अपना उस वेपन्स को वो टेस्ट करें। वो अलग बात है ये सारे वेपन फेल हो गए और इन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, मगर वो दोबारा इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके लाएंगे। अब ये भी सच्चाई है कि जो अमेरिका है वो इस चीज को अगर एक्सेप्ट करेगा तभी वहां कुछ होगा, क्योंकि अभी भी अमेरिका का काफी तगड़ा कंट्रोल है पाकिस्तान में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और पाकिस्तान को पता है, चाहे आप ये क्रिप्टो करेंसी का बताओ या आप ये बोलो कि जो इनके मटेरियल जो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, वो भी बलूचिस्तान में उनको भी देने को तैयार है पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि उसको अमेरिका का एक ब्लेसिंग चाहिए, अमेरिका चाहेगा होगा, मगर ये चीन मना नहीं करेगा, चीन को भी इनडायरेक्टली फायदा है। भारत को क्यों इससे ज्यादा ध्यान रखना है? देखो, भारत को पता है अगर वहां टेक ओवर इनडायरेक्टली या सॉफ्ट कू भी होता है तो पाकिस्तान जो है भारत के लिए धीरे धीरे खतरा बन रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हथियार आ रहे हैं चीन से पाकिस्तान में, J-35 की बात हो रही है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो इसलिए हमें और आगुआ होना पड़ेगा, हमें अपना डिफेंस को और मजबूत करना पड़ेगा। हमें टू फ्रंट वार की जो बात हो रही है वो एक्चुअल है। वो कहते हैं ना कि असली लड़ाई तो लड़ेगा पाकिस्तान मगर चीन उसके साथ खड़ा होगा, वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें अपनी फौज पे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और ये इससे क्या इंपैक्ट होगा? देखो, ये सच्चाई है जो मिर्जा साहब भी इशारा करे थे, अगर हमने 2047 तक एक डेवलप कंट्री में जाना है तो हमने 8 से 9% जो है डेवलप करनी पड़ेगी जीडीपी की। वो आज हमारी 6.5 से 7 से ज्यादा नहीं है। अगर हम युद्ध के चक्कर में फंस के कभी तो फिर हम वो डेवलप कंट्री नहीं बन पाएंगे। हम सच्चाई है, हम सेकंड अभी जो 4th से 3rd तक तो आ जाएंगे, मगर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में बहुत बड़ा गैप है।
और अगर हमने अपने आप को डेवलप करना है तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिससे हम प्रोग्रेस करें। वो तभी होगा कि लड़ाई का ऐसा माहौल नहीं हो, मगर पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन करेगा, चीन पाकिस्तान को उकसाएगा, वो हमारे को इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होने देने की कोशिश करेगा। जो इसमें पॉइंट आता चौधरी साहब और मिर्जा साहब कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि 4 दिन में भारत काफी आगे निकल गया था और ये असली समय था कि भारत पीओके और ले सकता था, कि रुका क्यों? अभी वो लोग भूल जाते हैं कि इतना आसान कुछ नहीं होता। अगर हम उस समय नहीं निकलते तो हम रशिया यूक्रेन की तरह हो जाते। लड़ाई स्टार्ट करना तो आसान है, वापस आना मुश्किल है। हमें अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना। हमने पाकिस्तान को सबक भी सिखाया, उसके टेरर स्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर दिया, उसके फ्रंट लाइन एयरफील्ड को भी कर दिया, जीत भी हासिल कर दी और अपना मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी गेन कर लिया। और उसके बाद जब उसने हाथ उठा लिए तो हमने उसको मान लिया। हमने बेवकूफी नहीं की। ये लड़ाई लंबी बढ़ती तो भारत की इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट होता। हमने इकोनॉमी बढ़ानी है, क्योंकि आप अगर शांति होगी तभी इकोनॉमी बढ़ेगी। मुझे लगता है ये भारत का मास्टर स्ट्रोक था। ये हमारे पॉलिटिशियन जो ऑपोजिशन वाले हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस चीज को बार बार दोहराते हैं कि भारत ने जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में अचीव किया, ये किसी देश ने 4 दिन में नहीं अचीव किया। ये काबिले तारीफ है। अभी हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये देखते हो कि चीन पाकिस्तान को हथियार देगा, वो उसको उकसाएगा, ये हमें ख्याल रखना है। चौधरी साहब। जी जी, मिर्जा साहब आप ही कंक्लूड करें। कुछ छोड़ा ही नहीं जनरल साहब ने मेरे लिए कंक्लूड करने के लिए। तो मैं जनरल साहब के साथ सहमत हूँ, जाहिर है। और मेरा ख्याल है जनरल साहब बड़े हैं, वो कंक्लूड करें तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कर दिया कंक्लूड, तो मैं इसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा साहब आपका भी और सिवाज साहब आपका भी। आप दोनों जुड़े और एक अहम मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।